हेलो दोस्तों, ऋषि क्लासेस के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं, कल हम लोगों ने देखा था क्या, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये दो टॉपिक हमने कल कवर किए थे। आज के हम लोग देखेंगे उसके रिएक्शन मैकेनिज्म। जैसे एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में हम लोगों ने पढ़े थे कि एलिमेंट्री रिएक्शन जो होता है वो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। जो हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है मल्टी स्टेप में क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो हम लोगों ने उन दोनों के बीच में डिफरेंस देखे थे। जैसे यहाँ पर फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिएक्शंस मैकेनिज्म जब पढ़ने चलते हैं तो यहाँ पर देखिए मैकेनिज्म क्या होता है। जब हम कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस या एलिमेंट्री रिएक्शंस को देखते हैं तो जब उसके मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं तो उससे जो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं। उसको लिखने की तरीका और उसके जो होने की प्रोसेस है हम लोग उसको एक डिटेल में लिखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका मैकेनिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाउ टू रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड। रिएक्टेंट कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं टू प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट एट द मॉलिक्यूलर लेवल में क्या होते हैं, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, एक इक्वेशन में लिखते हैं। जब उसे इक्वेशन में हम लोग लिखते हैं तो उसको किस में क्या बोलते हैं, रिएक्शंस मैकेनिज्म। उसके सारे स्टेप बाय स्टेप को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। मोस्ट रिएक्शन डू नॉट अकर इन ए सिंगल स्टेप। मोस्ट स्टेप्स जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा था, एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरा हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो एलिमेंट्री से जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो एलिमेंट्री से ना होकर किससे जाते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से जाते हैं। जब वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से जाते हैं तो हम लोग उसके कई स्टेप्स जब लिखते हैं उसी प्रोसेस को हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। लेकिन हर एक रिएक्शंस क्या होता है, एलिमेंट्री नहीं होता है। वो क्या करते हैं, अधिकतर रिएक्शंस क्या करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मोस्ट रिएक्शन डू नॉट अकर इन ए सिंगल स्टेप। ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शंस क्या होते हैं, वो एलिमेंट्री रिएक्शंस को फॉलो नहीं करते, सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होते हैं। उसके बाद दे अकर एज ए सीरीज। वो क्या करते हैं, कई एलिमेंट्री रिएक्शंस के सीरीज में क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को देते हैं। जैसे हमने कल उसके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में देखे थे, उसके 2-3 स्टेप बन रहे थे। उसके बाद क्या हो रहा था, हमें हमारा मेन प्रोडक्ट मिल रहा था जिसका हमें यूजेज है। तो यहाँ पर देखिए, एलिमेंट्री स्टेप्स एज ए सिंगल स्टेप इन ए रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में कल हमने डिटेल में पढ़ा ही था। उसके बाद क्या था, हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन था। उसके बाद जैसे देखिए, हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक में जाते हैं या इनऑर्गेनिक में, जिसमें भी पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को चलना होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पहले किसी चीज़ का कुछ रिएक्टेंट होते हैं, पहले उसका क्या होता है, इनिशिएशन करना पड़ता है, फिर उसका क्या करना है, प्रोपागेशन करना पड़ता है, फिर जो बचते हैं उनको क्या करना पड़ता है, टर्मिनेट करना पड़ता है, टर्मिनेशन जिसे बोलते हैं। तो 3-3, 4-4 स्टेप में हमें क्या करता है, रिएक्शंस को कंप्लीट करना पड़ता है। तो जैसे कि उस पर किसी बेंजीन पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे बेंजीन, यहाँ पर अगर बेंजीन है, इसका क्या करना है, हमें हैलोजिनेशन करना है। अगर हमें हैलोजिनेशन करना है तो यहाँ से अगर हम किसी एक्स को डाल देते हैं, किसी हैलोजन ग्रुप को, तो ये डायरेक्ट तो इससे रिएक्टिव होगा नहीं। और जब डायरेक्ट रिएक्टिव नहीं होगा तो हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करेंगे। फर्स्ट फर्स्ट में क्या करेंगे, Cl2 के संपर्क किससे कराएंगे, लुईस एसिड से। इसका क्या कराएंगे, लुईस एसिड इसमें लेंगे। AlCl3। यहाँ जब लुईस एसिड लेंगे तो ये इसके पास क्या होता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। इसके पास क्या होता है, जैसे यहाँ पर इस तरह से Cl और Cl, तो इसके पास क्या है, 3 लोन पेयर हैं। जब यहाँ पर 3 लोन पेयर हैं तो ये क्या करेगा, आपस में ये लोन पेयर क्या करेगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में जाके एंट्री कर जाएगा। जब यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल में जब ये जाएगा तो यहाँ पर क्या हो गया, डल पॉजिटिव आ गया। जब यहाँ डल पॉजिटिव आएगा तो यहाँ से क्या होगा, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, अब इसके पास ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के साथ इस पर क्या आ गया, पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये पॉजिटिव चार्ज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस बॉन्ड को अपनी तरफ तोड़ लेगा। तो जब ये इस दोनों इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जब शिफ्ट कर लेगा तो इस क्लोरीन एटम पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल।
इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन कैसा होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन रिच होता है, वो क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इस बेंजीन पे इसका अटैक करवाएंगे। फिर जो बचेगा उसको थर्ड स्टेप में जैसे कुछ बेंजीन बच जाएंगे और कुछ ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा बच जाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो दो दो तीन तीन स्टेप हर एक रिएक्शंस के करने पड़ते हैं। इस हिसाब से फिर हम लोग किसी भी रिएक्शंस को प्रोसीड करते हैं। तो मोस्टली जो कोई हमारे रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर हम उसके फिर किस थ्रू से जाते हैं, मैकेनिज्म के थ्रू जाते हैं। उस रिएक्शंस को किसके थ्रू करते हैं, मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं। इसके पूरे मैकेनिज्म लिखेंगे, फिर उसको एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जब हम लोग कल एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को हमने डिटेल में पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने बताया था, जब हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हमने अच्छे से बताया था कि जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 3 स्टेप हैं, यहाँ पर 3 स्टेप है। अब तीनों स्टेप में हम लोग देखेंगे तो ये तो फास्ट है, ये भी फास्ट है, ये भी फास्ट है। जो स्टेप फास्ट होते हैं हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि वो टाइम बहुत कम ही कंज्यूम कर रहे हैं। जब वो टाइम कम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें उनसे क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम लग ही नहीं रहा उसमें, तो वो फास्ट हो जा रहे हैं। तो हमें उन पे ज़्यादातर स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो कुछ सेकंडों में हो जा रहे हैं। लेकिन जो स्टेप स्लो है, हमें इनके बारे में जानकारी लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें वहाँ उतना टाइम देना पड़ेगा। इस रिएक्शंस पे जो टाइम देंगे वो टाइम हमारा कहाँ लगने वाला है, स्लो स्टेप में, क्योंकि ये स्टेप फास्ट है, ये भी स्टेप फास्ट है, ये भी स्टेप फास्ट है। तो हमारा जो टाइम सबसे ज़्यादा कंज्यूम होगा वो कौन से स्टेप में होगा, सेकंड स्टेप में होगा। तो हम लोग जब रेट निकालेंगे तो रेट किसका निकालेंगे, स्लो स्टेप का निकालेंगे, क्योंकि हमारा टाइम कहाँ कंज्यूम हो रहा है, इस स्टेप पे हमारा टाइम क्या कंज्यूम होगा। तो यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं, जैसे अब हम लोग क्या करेंगे, कोई रिएक्शंस है, जैसे हमें क्या बनाना है, यहाँ से ये चीज़ बनाना है Cl2, लास्ट में हमें Cl2 यहाँ पर क्या किया है, 2Cl को टर्मिनेट किया है। जैसे रिएक्शंस में जब बच जाते हैं कोई भी रिएक्टेंट, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर उसी को उसके इनिशियल फॉर्म में लाने को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 Cl हैं, आपस में जब गैसियस में थे, इसको जोड़ के हम लोग Cl2 बना के गैस बना। तो यहाँ पर देखिए COCl2, फर्स्ट सिस्टम में क्या हो रहा है, COCl2 को हम लोग क्या किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, COCl में कन्वर्ट कर रहे हैं। COCl में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्लस Cl गैस निकल रहा है यहाँ से। फिर हम लोग Cl गैस प्लस COCl2 को फर्दर रिएक्ट करवा रहे हैं, तो हमारा फिर क्या बन रहा है, COCl बन रहा है प्लस Cl2 गैस बन रहा है। उसके बाद 2COCl गैस को 2CO में कन्वर्ट कर रहे हैं। 2CO में कन्वर्ट करने के साथ साथ 2Cl गैस भी निकल रहा है। 2Cl गैस को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, Cl2 गैस में। इसके जो Cl2 हमारा बन रहा है वो कितने स्टेप में बन रहा है, 1 2 3 4। यहाँ जो है वो भी फास्ट है। अगर Cl आपस में बनेंगे तो क्या करेंगे, आपस में पार्टनरशिप करेंगे और वहाँ से एक बॉन्ड बना लेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर क्या बना लेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर क्या हो रहा है, COCl, यहाँ पर 2 CO में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ से क्या Cl निकल रहा है, 2Cl। यहाँ फिर इसी को हम लोग क्या करेंगे, फर्दर रिएक्शंस में उपयोग कर लेंगे। और हमें क्या बना, प्रोडक्ट क्या चाहिए, Cl2, तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। और यहाँ भी COCl2 COCl प्लस Cl2 गैस यहाँ भी निकल रहा है, और ये स्टेप क्या है, स्लो हो रहा है। तो हमें इस पे क्या करना है, रेट लॉ लिखना पड़ेगा, और रेट लॉ लिख के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसका रेट निकाल लेंगे। और रेट निकालने के बाद हम लोग देख लेंगे कि इसमें कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि ना तो इसमें टाइम लग रहा है, ना तो इसमें टाइम लग रहा है, ना तो इसमें टाइम लग रहा है। सारा टाइम कहाँ लग रहा है, सेकंड स्टेप में लग रहा है। तो हम लोग सेकंड स्टेप के बारे में स्टडी कर लेंगे, लेकिन स्टडी कब करेंगे, जब उसका क्या हमें पता होगा, रिएक्शंस मैकेनिज्म पता होगा। अब रिएक्शंस मैकेनिज्म, जैसे इस रिएक्टेंट से हमें क्या बनाना था, Cl2 बनाना था। इस रिएक्टेंट से हमें क्या चाहिए था, Cl2 चाहिए था। तो इस COCl2 से हमें क्या करना था, Cl2 अलग करना था। तो Cl2 अलग करने के जितने भी स्टेप होते हैं, जैसे यहाँ पर 4 स्टेप दिए गए हैं, इन 4 स्टेप को जब हम लिखेंगे तो इसी को क्या बोलते हैं, रिएक्शंस मैकेनिज्म। इसी को क्या बोलते हैं, रिएक्शंस मैकेनिज्म। इसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, द स्लोएस्ट स्टेप इन ए रिएक्शंस।
कोई भी रिएक्शंस होगा उसमें जो जो टाइम कंज्यूम करेगा हमारा क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वो। नेक्स्ट देखते हैं गेटिंग द ओवरऑल रिएक्शंस। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मॉलिक्यूलरिटी। हमारा जो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी रिएक्शंस करते हैं, जब हम कोई रिएक्शंस करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट को लेते हैं। रिएक्टेंट को जब लेते हैं तो उसमें उसके कुछ स्टाइकोमेट्री होती है, उसके स्टाइकोमेट्री के हिसाब से हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, उसकी मॉलिक्यूलरिटी। जो जो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट में जाते हैं, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं और उसको बोल देते हैं कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी इतनी है। जैसे यहाँ पर लिखा भी है, अब हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी के बारे में देख रहे हैं। जब हम लोग मॉलिक्यूलरिटी को देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। यहाँ पर क्या है, रिएक्टिंग स्पीसीज। रिएक्टिंग स्पीसीज के हम लोग क्या देखते हैं, जैसे उसमें एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं। जो रिएक्शंस हमारे रिएक्टेंट होते हैं उनमें क्या होता है, एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स एंड फ्री रेडिकल्स होते हैं, व्हिच कोलाइड टुगेदर। मतलब जब उसको हम लोग क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं, सो द रिएक्शन टेक प्लेस। उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन का डिफाइन करते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शंस को देखते हैं, जो उसके एलिमेंट्स होते हैं उसके स्टाइकोमेट्री को देखते हैं और हम लोग उससे क्या डिसाइड करते हैं, वो कि उसकी एलिमेंट्री इतनी है और ये रिएक्शंस का एलिमेंट्री, और फिर हम लोग उससे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस से। वी कैन फाइंड मॉलिक्यूलरिटी। वी कैन फाइंड मॉलिक्यूलरिटी विद द हेल्प ऑफ स्टाइकोमेट्री कोएफिशिएंट। हम लोग जब चलते हैं क्या मॉलिक्यूलरिटी फाइंड करने, तो हमने बताया क्या, स्टाइकोमेट्री। जो जितनी उसकी स्टाइकोमेट्री होती है वो क्या होती है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। कोई भी रिएक्टेंट होगा उसकी स्टाइकोमेट्री हम लोग क्या करते हैं, उससे उसकी डायरेक्टिव होता है उसका मॉलिक्यूलरिटी, हम लोग उसको मॉलिक्यूलरिटी बोल देते हैं। यहाँ पर इन ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, जैसे एलिमेंट्री रिएक्शंस होता है हमारा N2 + O2 = 2NO। हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 2NO। यहाँ जो हमारा रिएक्टेंट है वो क्या है, एक N2 यूज हो रहा है, एक O2 यूज हो रहा है। तो इसमें हमारी जो होती है एलिमेंट्री 1 + 1 = 2। यहाँ पर हमारी एलिमेंट्री क्या हो गई, इसका डिफाइंड हो गया। और ये क्या है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्योंकि एक इसमें कंप्लीट हो रहा है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस के। जैसे मॉलिक्यूलरिटी इज द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोग इसको क्या करते हैं, रिएक्टेंट लिखते हैं, उसके जो इक्वेशंस होते हैं उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। फिर बैलेंस करके उसका जो स्टाइकोमेट्री होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। इसलिए क्या है, एक थ्योरेटिकल है, ये क्या है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। मॉलिक्यूलरिटी या फिर रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो। मॉलिक्यूलरिटी या फिर रिएक्शंस कैन नॉट बी, इसका मतलब ये है, जैसे हम लोग कोई रिएक्शंस करते हैं, अगर हम लोग कोई रिएक्शंस करते हैं तो उसमें क्या करेंगे, हम रिएक्टेंट लेंगे। अगर हम लोग उसमें कुछ भी रिएक्टेंट लिए तो उसकी मात्रा कुछ तो ज़रूर होगी, उसकी स्टाइकोमेट्री 1 होगी या 1 से प्लस होगी, क्योंकि वो जीरो तो होगा नहीं। अगर जीरो होगा तो फिर रिएक्शंस क्या, किस चीज़ का हम लोग कर रहे हैं। तो अगर हम लोग कुछ सब्सटेंस को ले रहे हैं रिएक्टेंट के रूप में, तो वहाँ पर क्या होगा, उसकी मॉलिक्यूलरिटी कुछ तो ज़रूर होगी, उसका जीरो तो होगा नहीं। तो इसलिए मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कैन नॉट बी जीरो। निगेटिव और फ्रैक्शनल। और दूसरी चीज़, हम लोग सब्सटेंस को निगेटिव में तो ले नहीं सकते, उसको लेना पड़ेगा। तो हम लोग कुछ सब्सटेंस लेंगे तो क्या हो, पॉजिटिव में ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, और निगेटिव भी नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा, निगेटिव भी नहीं होगा, फ्रैक्शनल भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी हम लोग जब किसी भी लैब में करने जाते हैं तो उसका कुछ मोलर वैल्यू लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, ये फ्रैक्शनल भी नहीं होगा। एंड रिएक्शन विथ मॉलिक्यूलरिटी, रिएक्शन विथ मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3 आर द रियली ऑब्जर्व एज। प्रोबेबिलिटी ऑफ द कोलाइडिंग मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स। जब 3 मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कोई भी प्रोबेबिलिटी बनती है जिसमें 3 मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, देन फॉर्म प्रोडक्ट इज वेरी लेस।
वहाँ प्रोडक्ट क्या होता है, वेरी लेस होता है। जब यहाँ पर मॉलिक्युलरिटी क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं 3 से अधिक, तो वहाँ प्रोडक्ट बनने की जो चांसेस होती है वो बहुत वेरी लेस होती है। और क्या कहाँ चला जाता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की तरफ अग्रसर हो जाता है। और फर्स्ट स्टेप में एलिमेंट्री रिएक्शंस में उसके प्रोडक्ट नहीं बन पाते हैं, उसके कई फर्दर स्टेप्स हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को वो करता है। तो यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के थ्रू जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट्री रिएक्शंस में हमें जो प्रोडक्ट है वो वेरी लेस मिलेगा।